Today we will start with this topic, that is total internal reflection. Total internal reflection. But before doing it, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. टोटल वर्ड बाद में लगेगा, बट फर्स्ट टर्म जो है दैट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन. इंटरनल रिफ्लेक्शन. जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई इंटरफेस है यहां पर. सपोज यू हैव एन इंटरफेस और इसके नीचे सपोज करो कि यू हैव अ मीडियम N2 एंड अबव दिस इंटरफेस यू हैव अनदर मीडियम N1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और N2 है. सपोज करो कि यहां किसी ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आ रही है. वो जैसे ही इस इंटरफेस को स्ट्राइक करेगी तो यहां पर दोनों चीजें एक साथ होती हैं. हम पढ़ते हैं अलग अलग हैं बट होता एक साथ है. बेटा होता ये है कि सपोज कि इस लाइट के पास 100% लाइट एनर्जी है. सपोज यहाँ 100% लाइट एनर्जी है. तो आउट ऑफ 100% लाइट एनर्जी कुछ परसेंट लाइट एनर्जी जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी इस इंटरफेस को ट्रांसमिट कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी. और सम पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है. वी कैन से दैट इट इज जस्ट एन रैंडम एग्जांपल. कुछ एनर्जी तो बेटा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इससे 30% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, यानी यहां से लाइट रे आई और उसमें से 30% एनर्जी वाली लाइट रे यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई और जो रिमेनिंग लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो गई है. सो इट इज गोइंग फ्रॉम से N1 इज ग्रेटर देन N2. मान लेते हैं N1 N2 से बड़ा है तो बेटा वो डेंसर मीडियम है. लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, so it will bend towards the normal. तो ये थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी लाइक दिस. तो 70% ऑफ एनर्जी इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. यानी व्हाट आई मीन, इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं. ये जो 30% वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो गई, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो दिस इज इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे. यहां से हुई है इंटरनल रिफ्लेक्शन, 30% इंटरनली रिफ्लेक्शन हो गई और बाकी 70% जो है ये ट्रांसमिट हो गई, यानी ये रिफ्रैक्ट हो गई. यहां पर हुई है बेटा रिफ्रैक्शन. तो बेसिकली ये होता है हमारे पास. ऐसा नहीं होता कि हर इंटरफेस पे ऐसा ही होगा या किसी भी सरफेस पर. जब कोई लाइट रे जाती है तो इंटरफेस में से होता ही है कि सम पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज इंटरनली रिफ्लेक्टेड एंड सम पोर्शन इज रिफ्रैक्टेड. यानी ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एनर्जी रिफ्रैक्ट ही हो जाएगी. तो बेटा दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन. इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप लिख सकते हो व्हेन a light ray is incident on an interface, then the ray will experience a partial refraction. मतलब कुछ पोर्शन, उसका कुछ पार्ट जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगा. रे विल एक्सपीरियंस अ पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन. पार्शियल रिफ्लेक्शन, सम पार्ट ऑफ दैट कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ऐसा जरूरी नहीं है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, ये कम हो जाता है, डिपेंड करता है अलग अलग इंटरफेस पे. बट दिस इज इंटरनल रिफ्लेक्शन. so this partial reflection is called internal reflection. Is it clear students? Internal reflection क्या है? This partial reflection is called internal reflection. कोई डाउट किसी को? Yes students, is it clear everyone? Yes. तो इसको नोट कर लो. दिस इज इंटरनल रिफ्लेक्शन. नाउ वर्ड आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हमारा मतलब है अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहां से आपने 100% लाइट एनर्जी दी
और वो सारी की सारी 100% लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट ही हो गई, सॉरी, रिफ्रैक्शन वाली साइड कोई लाइट एनर्जी गई नहीं, यानी ऊपर गई 0% और नीचे आई 100%, तब हम बोलेंगे कि इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। दिस इज, इन दैट केस इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब हम बात कर रहे हैं इंटरफेस की, ऐसा नहीं कि मैं किसी मिरर की बात कर रहा हूं, मिरर तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन ही करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरफेस। किसी इंटरफेस पर अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हुई कि आप यहां से लाइट एनर्जी दे रहे हो और वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब रिफ्रैक्शन बिल्कुल ना हो, इन दैट केस इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो इतना स्टूडेंट्स नोट डाउन हो गया, रब कर दूं इसे? यस सर। ओके, तो अभी तो मैंने सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दोज कंडीशंस, फिर हम लोग करेंगे कंडीशंस लिख लेते हैं पहले। कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ऐसा कब होगा जब पूरी की पूरी लाइट एनर्जी यानी कंप्लीटली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसी इंटरफेस से। तो क्या क्या कंडीशंस हैं बेटा? फर्स्ट कंडीशन ये है कि सोर्स ऑफ लाइट रे शुड बी इन डेंसर मीडियम। मतलब लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम में होना चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि लाइट रे डेंसर मीडियम से आनी चाहिए। जो इंसिडेंट रे है, सोर्स ऑफ लाइट रे शुड बी इन डेंसर मीडियम। नंबर वन कंडीशन इज दिस। नंबर टू कंडीशन इज दिस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence should be greater than angle of incidence should be greater than critical angle, should be greater than critical angle। एक बारी के लिए लिख लो, फिर मैं बताऊंगा कि क्रिटिकल एंगल क्या चीज है। तो दीज आर टू कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर वन, कि इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से आनी चाहिए। नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो जो लाइट रे हम भेजेंगे इंटरफेस पर 100% लाइट वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उस इंटरफेस से। तो दीज आर टू मेन कंडीशंस फॉर TIR। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं कैसे हो रहा है ये, क्या है क्रिटिकल एंगल और कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। लिखते रहना साथ साथ में। नाउ बेटा सपोज करो कि मैंने यहां पर एक इंटरफेस कंसीडर किया है, लेट्स से दिस इज इंटरफेस। तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे एक इंटरफेस एग्जांपल के लिए आई एम कंसीडरिंग वाटर एयर इंटरफेस, मतलब लाइट रे वाटर से आएगी और एयर में जाएगी, वाटर एयर इंटरफेस। तो लेट्स से यहाँ नीचे जो है वी हैव अ मीडियम वाटर विच इज डेंसर मीडियम, एंड इस इंटरफेस के ऊपर जो मीडियम है दैट इज एयर विच इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। लेट्स से क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में होना चाहिए, तो आई एम टेकिंग अ सोर्स ऑफ लाइट एट पॉइंट O। तो यहां से लाइट रे आ रही है, तो बेटा एक लाइट रे यहां से जाएगी एकदम सीधी, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट, सीधी गई लाइट रे एकदम स्ट्रेट गई। सम पार्ट ऑफ दिस लाइट, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, गई और वापस, दैट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां से गई और फिर वापस आ गई, एंड सम पोर्शन इज ट्रांसमिटेड, कुछ पोर्शन जो है ट्रांसमिट हो जाएगा।
मतलब आपको पता है इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया एंड सम पोर्शन रिफ्रैक्ट हो गया, ट्रांसमिट हो गया। एक कंडीशन तो ये है। फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे जो रे यहां पर जा रही है, जो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया थोड़ा सा। तो बेटा दिस टाइम लेट्स से द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I1। अब पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 थी, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की कुछ वैल्यू आ गई है जो 0 से बड़ी है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया। तो ऑब्वियसली लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर में जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये रे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेट्स से दिस इज R1 एंड सम पार्ट ऑफ दिस रे कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा कुछ पोर्शन, तो दिस इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा ऐसा है ना, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जो रे जारी है उसका एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाकी पोर्शन रिफ्रैक्ट हो जाएगा, सम पार्ट, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। नाउ फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और इंक्रीज किया। एक रे यहां से ऐसे गई, एक और रे गई, यहां पर देखते हैं बेटा, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू और इंक्रीज हो गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू I2 हो गई, पहले I की वैल्यू I1 थी, अब I की वैल्यू I2 हो गई। ऑब्वियसली I2 इज ग्रेटर देन I1, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया। तो अगेन द लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस बार बेंडिंग थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 और सम पार्ट ऑफ दिस लाइट इज इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो ये मैं ज्यादा शो नहीं कर रहा, जो इंटरनली रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन वाली पे ज्यादा नोट करनी है। यहां से इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, फिर इस वाली रे ये यहां से गई, यहां इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई है। आफ्टर दिस नाउ अगेन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। नाउ बेटा इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई I3, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे, इतनी ज्यादा बेंड हो गई है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो गया। बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब 90 डिग्री हो चुका है, तो मतलब इस बार जो रिफ्रैक्शन एंगल बना है R3, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यहां से समझ रहे हो ना, रे पहले बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल इंक्रीज किया, इट विल बेंड फर्दर, और ज्यादा बेंड होगी। अब और ज्यादा इंसिडेंट एंगल, तो अब ये पूरी तरह से बेंड हो गई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। यहां तक समझ आया स्टूडेंट्स? जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? से यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, तो बेटा दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, this angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree, this angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree, this angle of incidence is called critical angle. तो अब मैं आपको क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। क्रिटिकल एंगल, इसमें आप लिखोगे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखो इसको, मैं डिक्टेट कराता हूं, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, that angle of incidence for which that angle of incidence, that angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree, for which angle of refraction is 90 degree is called क्रिटिकल एंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्रिटिकल एंगल किसको कह रहे हैं? मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, डिनोटेड बाय सिंबल I into C। तो दिस इज क्रिटिकल एंगल। नाउ अब हम लोग अभी भी नहीं हटे, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया, मतलब एक रे और आई, ये इंटरफेस चल रहा है। बेटा इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब
ये जो रे आ रही है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है। तो दिस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I4, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है। इन दैट केस ये रे इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अब ये मीडियम, अब ये रिफ्लेक्ट ही हो जाएगी, इट विल बेंड फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले इतनी थी, फिर इतनी बैंड हुई, अब इतनी, अब और ज्यादा बैंड होगी। तो ऐसा होगा कि सारी की सारी रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस केस में TIR हुआ है, यानी टोटल रे ही रिफ्लेक्ट हो गई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस बार 90 डिग्री से ज्यादा हो गया और रे जो है पूरी तरह से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। तो बेटा ऑब्वियसली जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तब जाकर TIR होगा। अभी तक ऐसा हो रहा था कि पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, यहां पर भी यही हो रहा है। यहां से भी एक लाइट रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई है। बट इन दिस केस व्हेन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ा एंगल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दैट केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, यानी सारी की सारी रे नीचे ही आ जाएगी, ऊपर कोई नहीं जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? व्हाट इज TIR? किसी को कोई डाउट? Say yes or no, is it clear? Yes, sir. तो कंडीशंस भी अब आपको समझ आ रही हैं कि हमारा जो सोर्स होना चाहिए या जो इंसिडेंट रे है, इट शुड बी इन द डेंसर मीडियम। फर्स्ट कंडीशन इज दिस। सेकंड कंडीशन इज फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle. So these are two conditions for total internal reflection. बना लो फटाफट डायग्राम, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बना लो। हो गया बेटा सबका, ये डायग्राम बन गया। तो मैं रब कर रहा हूं अभी से। अब जब हमें पता चल चुका है कि TIR क्या चीज है, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, नाउ अब हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला नॉर्मली जो यूज होता है न्यूमेरिकल्स में वो करेंगे। सपोज बेटा हमारे पास ये इंटरफेस है और इंटरफेस है ये, इसके नीचे सपोज मीडियम इज N2, इसके ऊपर मीडियम है N1 और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, ये डेंसर मीडियम है, N1 इज रेयरर मीडियम। इसका मतलब ये है कि बेटा N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 N1 से बड़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ सपोज यहां से जो रे आ रही है किसी सोर्स से, वो इतने एंगल पे गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी हमारा क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू IC, दैट इज क्रिटिकल एंगल।
तो बेटा इस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सिचुएशन में होगा 90 डिग्री। तो यहां पर जो अपने पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। नाउ इस पे अब हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे इस कंडीशन पे, जब हमने जब इंसिडेंट रे को क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट किया, इस कंडीशन पे स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करें, नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम 1 में एंगल बन रहा है, दिस इज मीडियम 1, मीडियम 1 में एंगल बन रहा है आर, तो यहां आएगा बेटा साइन आर डिवाइडेड बाय मीडियम 2, सेकेंड मीडियम में एंगल बन रहा है आई विच इज क्रिटिकल एंगल, तो आएगा साइन ऑफ आई सी, दैट इज क्रिटिकल एंगल। आर की वैल्यू तो 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आई सी। तो नाउ आफ्टर दिस, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो यहां से इफ आई कैलकुलेट साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा, या चलो ऐसे ही रहने दो, इतना भी छोड़ सकते हैं। तो दिस इज मेन फॉर्मूला। तो फाइनली वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। इस फॉर्मूला को आप जनरलाइज वे में ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये फॉर्मूला यूज होता है क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए, तो फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल ऑफ एनी मीडियम। इतना नोट डाउन हो गया सबका? कोई डाउट यहां तक? यस स्टूडेंट, इज देयर एनी डाउट? रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? No, sir. ओके, तो नाउ एग्जांपल, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सपोज करो कि हमारा इंटरफेस जो है, लेट्स से जो हमारे पास इंटरफेस है दैट इज ग्लास एयर इंटरफेस। एग्जांपल लिख लेते हैं, फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, मतलब रे ग्लास से एयर में जा रही है, इस इंटरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो हमें पता ही है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, इट इज 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहां से अगर मैं इसका क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करूं तो साइन आई सी आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.5 यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो बेटा ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री। तो दिस इज हाउ आप अलग अलग इंटरफेस के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। अनदर एग्जांपल लाइक डायमंड के लिए फाइंड आउट करते हैं। डायमंड का क्रिटिकल एंगल काफी कम आता है। अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 2, फॉर डायमंड एयर इंटरफेस, फॉर डायमंड एयर इंटरफेस, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में होता है 2.42। तो अगर हम इसका क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करें साइन आई सी डायमंड एयर इंटरफेस के लिए, तो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 2.42। तो यहां से क्रिटिकल एंगल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 24.4 डिग्री, तो विच इज वेरी स्मॉल क्रिटिकल एंगल।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ गए हैं ग्लास के लिए और डायमंड एयर इंटरफेस के लिए। किसका क्रिटिकल एंगल कम है, डायमंड का या फिर ग्लास का? ऑब्वियसली डायमंड का क्रिटिकल एंगल कम है, यानी डायमंड के केस में इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है बेटा, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा। मतलब ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री है, तो अगर आप इंसिडेंट रे को 24.4 डिग्री से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करवाओगे तो वो रे TIR कर लेगी। सपोज आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे रे को इंसिडेंट करवाया डायमंड के केस में, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेगी। लेकिन वही 25 डिग्री का एंगल से अगर आप रे ग्लास में ग्लास के केस में अगर आप 25 डिग्री पर रे इंसिडेंट करवाते हो तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए उसको 42 डिग्री से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इजी है। कोई डाउट? सर वाटर एयर के केस में? वाटर एयर के केस में निकालना पड़ेगा। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना बेटा, क्योंकि मुझे भी कहाँ याद होंगी साइन की वैल्यूज। साइन IC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.33 आएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी अकॉर्डिंगली आप IC की वैल्यू वहां से निकाल लो, कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। मेथड क्लियर हो गया? तो ऐसे अलग अलग इंटरफेस के लिए आप क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल फॉर दिस इंटरफेस लाइक दिस। सो आफ्टर दिस नाउ वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये था बेटा TIR और हाउ टू कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल। अब हम उसकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, या TIR इन नेचर कह लो, नेचुरली। सो नंबर 1 इज एप्लीकेशंस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर, और यू कैन से दैट एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Now the first application is मिरेज फॉर्मेशन। मिरेज आपको पता है कि मतलब जैसे नॉर्मली बताते हैं ना कि बहुत ज्यादा गर्मी है, हॉट डे है, हॉट समर डे में, गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी है। इन दैट केस जैसे कि रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, डेजर्ट्स में, तो कई बार ऐसे ऐसे हमें लगता है कि जैसे आसपास कहीं पानी है। सपोज हमें ऐसा लगता है Yes, कि sir. आसपास कहीं, पर एक्चुअल में वहां नहीं होता। जब हम वहां जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता। तो ये जो मिरेज फॉर्मेशन होती है, यानी हमें सिर्फ लगता है कि किस जगह पे यहाँ पे पानी है, पर जब हम वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं होता। तो एक्चुअली वो TIR की वजह से होता है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे, डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कि हमारा ये अर्थ का सरफेस है, लेट्स से दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। और अर्थ के सरफेस के बाहर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, दैट वी नो। यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स होंगी, तो मैं यहाँ पे लेयर्स बनाने लगा हूँ। देयर आर सो मेनी लेयर्स अर्थ के सरफेस में, एटमॉस्फेयर में। ये लेयर्स मैंने बनाई हैं, दीज आर द लेयर्स अबव द अर्थ सरफेस। तो बेटा ये जो लेयर हैं, यहाँ पर अलग अलग लेयर्स हैं हमारे पास। दैट एयर विच इज नियर टू अर्थ सरफेस, that layer which is near to earth's surface is hotter than, that layer which is near to earth's surface is hotter than the air at higher level। क्योंकि ऐसा होता है कि अर्थ सरफेस के नियर बाय जो एयर प्रेजेंट है
वो ज्यादा हॉट एयर है, क्योंकि हॉट समर डे में अर्थ सरफेस पूरी तरह से हीट अप हो जाता है, तो जिस वजह से जो भी एयर अर्थ के सरफेस के नियर बाय प्रेजेंट है वो ज्यादा हॉट होगी एज कंपेयर टू दैट एयर विच इज प्रेजेंट एट हायर लेवल। नियर द अर्थ सरफेस एयर इज हॉट। सेकेंड मेन पॉइंट इज, एक तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे नोट करो कि हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। हॉट एयर इज लेस डेंस। हॉट एयर इज लेस डेंस। हॉट एयर की डेंसिटी कम है। अगर हॉट एयर की डेंसिटी कम है और डेंसिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फर्क पड़ता है। थर्ड पॉइंट आप ये नोट करो, अगर डेंसिटी बेटा अगर डेंसिटी कम है, अगर डेंसिटी कम है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। डेंसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। व्हाट आई मीन कि वो लेयर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो लेयर अर्थ के सरफेस के क्लोज हैं, उन लेयर्स का जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। अगर उनकी डेंसिटी कम होगी तो उन लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इट मीन्स दैट कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक दिस, मतलब ऊपर से अर्थ के सरफेस की तरफ अगर आप आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा क्योंकि हॉटनेस इंक्रीज हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब इफ आई मूविंग फ्रॉम दिस लेयर टू दिस लेयर, तो आई एम मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। वी आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्योंकि ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, नीचे वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। यहां तक समझ आया स्टूडेंट्स आपको? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। नाउ सपोज अब हम सपोज करते हैं कि यहां पर कोई एक बहुत दूर हमारे पास ट्री है, यहां पर एक ट्री है। तो बेटा ट्री से जो लाइट रेज आ रही हैं, सपोज यहां से एक लाइट रे आई ट्री से ऐसे। नाउ दिस लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जैसे जैसे डेंसर से रेयर में जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये थोड़ी थोड़ी बेंड होती जाएगी। हर बेंडिंग के बाद, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं, जैसे ये 3 लेयर्स है मेरे पास, यहां से जो लाइट रे आ रही है, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर, दिस लेयर इज डेंस लेयर, दिस इज डेंसर टू रेयर एंटर कर रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। नाउ जैसे ही ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो नेक्स्ट लेयर पे जब ये स्ट्राइक करेगी तो उस लेयर पर ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा। बेटा यहां पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस लेयर पे होगा, क्योंकि ये बेंड हो चुकी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब व्हाट आई मीन, यहां पर अगर I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ I1, तो I2 I1 से बड़ा है। मतलब जैसे जैसे रे थोड़ी थोड़ी बेंड होती जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे जैसे वो लेयर को क्रॉस करेगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जाएगा। इज इट क्लियर? बिकॉज रे इज गोइंग, लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये बात मुझे यस नो करके क्लियर कर दो, ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, सो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इस इंटरफेस के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आएगी, और ऑब्वियसली तब TIR हो जाएगा। तो यहां से आने वाली लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है, अल्टीमेटली इट विल रिफ्लेक्ट इंटरनली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी फिर। तो बेटा यहां पर TIR हो गया, क्योंकि धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा था, और जैसे ही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ गया, उसी वक्त TIR हो गई, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद यहां से आने वाली रे यहां पहुंच गई। अगर कोई पर्सन यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, सपोज यहां आई है, तो उसको ये ऑब्जर्व होगा कि यहां पर उसको इस ट्री की रिफ्लेक्शन नजर आएगी।
इस पॉइंट पर उसको टी की, उसको लगेगा यहाँ पर रिफ्लेक्शन नजर आएगी इस ट्री की, और क्योंकि उसको ये रिफ्लेक्शन नजर आ रही है ट्री की, तो उसको लग रहा है कि यहाँ पानी है और उस पानी में इस ट्री की रिफ्लेक्शन है. दिस इज मिरेज फॉर्मेशन. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ से Yes, रे sir. TIR कर गई. ठीक है, समझ आ गया? So this is one application. Reflection of tree. So this is showing reflection of tree यहाँ पे. Reflection of tree. तो यहीं पे उसको मिरेज, यानी उसको ऐसा लगेगा कि जैसे पानी है यहाँ पे और उस वाटर में उस ट्री की रिफ्लेक्शन आ रही है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है. ये जस्ट TIR की वजह से हुआ. ये सारा एटमॉस्फेयर में होने वाली लेयर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो टेम्परेचर वेरिएशन है एटमॉस्फेयर में, उस टेम्परेचर की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज्यादा होते हैं, जिस वजह से ऐसा हो रहा है, TIR हो रहा है. तो अब हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल as it is crossing layer. जैसे जैसे वो लेयर को क्रॉस कर रही है, वैसे वैसे रे नॉर्मल से बेंड होती जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ड्यू टू दिस angle of incidence increases, and ultimately when I becomes greater than critical angle, then total internal reflection occurs, and which is responsible for mirage formation. तो बेटा ये इसकी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि जो मिरेज फॉर्मेशन है उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स इन दिस पार्ट? एनी डाउट? बाकी मैं आपको भेज ही दूंगा, बुक से भी रीड कर लेना, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट यहाँ पे. क्लियर है सबको इतना? कोई डाउट? यस स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट? Clear, sir. ओके. तो इसकी 2-3 एप्लीकेशंस और हैं जो हमारे सिलेबस में है, जैसे कि डायमंड का जो स्पार्किंग, जो डायमंड में जो इतने ज्यादा ब्रिलियंसी होती है, जो डायमंड स्पार्कल करता है इतना ज्यादा, तो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ TIR. और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग. अब न्यू टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल फाइबर्स, तो वो सब चीजें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो टाइम नहीं बचा. तो